पास हो गया। बंगाल में विधानसभा के बाद कोलकाता नगर निगम चुनाव में भी टीएमसी ने अपना प्रदर्शन दोहराते हुए 144 में 134 सीटें जीत लीं और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिंचिंग वाले आरोप पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया। साल 1995 में शाहरुख खान और मनीषा कोइराला की एक फिल्म आई थी गुड्डू, जिसमें एक मशहूर गाना था, ठंडी में पसीना चले ना भूख ना प्यास लगे। यार यही प्यार तो नहीं, लेकिन अगर जबरदस्त ठंड के इस मौसम में आपको भूख प्यास नहीं लग रही और रात में सोते समय जरूरत से ज्यादा पसीना आ रहा है, तो प्यार का पता नहीं, ये ओमिक्रॉन जरूर हो सकता है। और इस बारे में डैडी से नहीं, डॉक्टर से पूछने की जरूरत है। ओमिक्रॉन लैब में तो बहुत देर से पकड़ में आता है, लेकिन ओमिक्रॉन के कुछ लक्षण ऐसे हैं जो कोरोना के दूसरे वेरिएंट से बिल्कुल अलग हैं और जो इसकी पहचान को आसान बना सकते हैं। आप इन लक्षणों को नोट कर लीजिए, क्योंकि संक्रमण का शक होने पर यह लक्षण पहचान कर आप जल्द अपना इलाज शुरू कर सकते हैं। इन लक्षणों में कुछ कोरोना के पुराने वेरिएंट से मिलते जुलते हैं तो कुछ बिल्कुल नए। पहले उन लक्षणों की बात जिनसे शायद आपका सामना पहले भी हो चुका है। ये लक्षण है तेज बुखार, बदन दर्द, गले में खराश और जबरदस्त थकान। लेकिन अब समस्या यह है कि ये लक्षण साधारण सर्दी जुकाम के दौरान भी देखे जाते हैं, लेकिन ओमिक्रॉन के दो नए ऐसे सिम्टम हैं जो इसे पुराने वेरिएंट से अलग बनाते हैं। इनमें पहला है भूख न लगना। यूनाइटेड किंगडम के जोई कोविड स्टडी ऐप के मुताबिक यूके में ओमिक्रॉन से संक्रमित जितने लोगों ने इस ऐप पर अपने लक्षणों को दर्ज किया, उनमें बहुत सारे लोगों ने भूख न लगने की शिकायत की। इसी तरह अगर रात में सोते समय बहुत ज्यादा पसीना आए, इतना पसीना कि आपको कपड़े बदलने पड़ जाएं, तो यह भी ओमिक्रॉन का लक्षण हो सकता है। अंग्रेजी में इसे नाइट स्वेट कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका, जहां से ओमिक्रॉन की शुरुआत हुई, वहां इससे संक्रमित कई मरीजों ने रात में बहुत ज्यादा पसीना आने की शिकायत की थी। इसलिए अगर आपको इनमें कोई भी लक्षण महसूस हो तो फौरन अपने डॉक्टर से संपर्क करें और संक्रमण के खतरों से सावधान रहें। सौ बात की एक बात यह कि कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट अभी महीना भर पुराना है और डॉक्टर भी सिर्फ लक्षण देखकर यह नहीं बता सकते कि खांसी बुखार सामान्य वायरल फीवर की वजह से है या महामारी का लक्षण है। इसलिए समझदारी इसी में है कि खुद को डॉक्टर समझने के बजाय समय से टेस्ट करा लें, क्योंकि वक्त रहते पता चलेगा, तभी ठीक से इलाज होगा और महामारी को फैलने से भी रोका जा सकेगा। बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान की खबर, बहुत बड़ी साजिश बेनकाबू हुई है। पाकिस्तान की सेना एलओसी के बेहद नजदीक चोरी छिपे एक अवैध निर्माण करवा रही है। यह निर्माण पाकिस्तान पीओके यानी अपने अवैध कब्जे वाले जिस कश्मीर में करवा रहा है, उसके पास जम्मू कश्मीर का कुपवाड़ा जिला पड़ता है। लेकिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान की चोरी पकड़ ली और पाकिस्तान की सेना को चेतावनी दी कि तुरंत अवैध निर्माण रोक दे, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। सेना ने तो पाकिस्तान को आंख दिखाई ही। कुपवाड़ा के गांव के मुखिया तक ने पाकिस्तान को चेतावनी दी। उसने लाउडस्पीकर पर जोर जोर से चिल्लाकर दो टूक कहा कि पाकिस्तान की सेना इलाका खाली कर दे और जल्दी से जल्दी इस कार्य को बंद कीजिए, नहीं तो हमें दूसरे तरीके से बंद करवाना आता है। आशीष सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, और क्या पता चल रहा है? जी किशोर, सबसे अहम बात अगर इस पूरे मामले की देखा जाए तो एक प्रोटोकॉल होता है। एलओसी पे एक प्रोटोकॉल के जो बनाया गया है, उसके तहत दोनों ही तरफ, एलओसी के इस तरफ और उस तरफ, दोनों ही तरफ कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता। लेकिन उस प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए जिस तरह से 500 मीटर के अंदर घुसते हुए ये पूरी दीवार खड़ी की जा रही थी, वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर इशारा करती है कि जो मकसद था वो घुसपैठ और कहीं ना कहीं संदेहास्पद है। और यही वजह थी कि जब गांव वालों जब कुपवाड़ा के टिटवाल सेक्टर के गांव वालों ने इसकी जानकारी जो है वो फोर्सेस को दी, तो फोर्सेस ने साफ तौर पे पहले चेतावनी दी। और हमेशा की तरह पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में शांति भंग करने के लिए फिर हाथ पैर मार रहा है। इस बार पाकिस्तान की सेना एलओसी के बेहद करीब चोरी छिपे अवैध निर्माण करवाने में लगी है। यह निर्माण पाकिस्तान पीओके में जहां कर रहा है, उसके पास ही जम्मू कश्मीर का कुपवाड़ा जिला पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान की चोरी भारतीय सेना ने पकड़ ली और उसे चेतावनी जारी की कि अवैध निर्माण तुरंत रोक दे, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। भारतीय सेना ने तो पाकिस्तान की फौज को हद में रहने की नसीहत दी ही। कुपवाड़ा के गांव के मुखिया तक ने पाकिस्तान को आड़े हाथ ले लिया।
सौभाग्य की एक बात यह कि भारत और पाकिस्तान के बीच समझौते के तहत एलओसी के 500 मीटर के दायरे में न तो बंकर बनाया जा सकता है, न ही किसी तरह का निर्माण हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान की सेना ने एलओसी के बिल्कुल नजदीक निर्माण करना शुरू कर दिया, जिसके लिए बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तानी रेंजर्स को चेतावनी भी दी थी। लेकिन जब पाकिस्तान बाज नहीं आया तो कुपवाड़ा के गांव वालों ने लाउडस्पीकर पर ललकारा, जिसके बाद निर्माण बंद कर दिया गया। लेकिन अभी यह पता नहीं चल पाया कि पाकिस्तानी रेंजर्स वहां बंकर बना रहे थे या फिर कोई और खुराफात की जा रही। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग पर यूथ कांग्रेस ने लगातार दूसरे दिन प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने दफ्तर के बाहर इकट्ठा हुए। उनकी प्लानिंग वहां से अजय मिश्रा के घर जाकर प्रदर्शन करने की थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें यूथ कांग्रेस के दफ्तर के बाहर ही रोक दिया और उनकी अजय मिश्रा के घर के बाहर प्रदर्शन करने की प्लानिंग पर पानी फेर दिया। ये लोग नारे लगाते हुए पार्टी दफ्तर से बाहर निकले, लेकिन पुलिस की तैयारी राह का रोड़ा बन गई। वैसे इन लोगों ने कोशिश की कि वो आगे बढ़ें, जिसके लिए वो बैरिकेड पर चढ़कर बैठ गए। कुछ देर तक वो वहीं बैठे बैठे नारे भी लगाते रहे। यूथ कांग्रेस के दफ्तर के बाहर हैं। यहाँ पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं अजय कुमार मिश्र ट्रेनी के खिलाफ। वैसे ये प्रदर्शन बहुत देर तक नहीं चला और पुलिस ने इन लोगों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया, जिसके लिए मंगवाई गई डीटीसी की बस, जिसमें पुलिस वालों ने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बिठाया और फिर उन्हें वहां से थाने ले गई, जहां एक और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली की सड़कों पर अजय मिश्रा के खिलाफ मोर्चा खोला। तो वहीं अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग कर रही कांग्रेस ने दूसरी विपक्षी पार्टियों के सांसदों के साथ मिलकर प्रदर्शन किया और सरकार को घेरने के लिए संसद भवन से विजय चौक तक पैदल मार्च निकाला। मार्च की अगुवाई राहुल गांधी ने की। वो सबसे आगे चलते नजर आए और उनके साथ साथ दो नेता लखीमपुर केस से जुड़ा बैनर लेकर चलते रहे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं संसद भवन से निकलते हुए विपक्ष के नेता हैं। इनकी यही मांग है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाए। जिसके बाद सभी नेताओं ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें राहुल गांधी ने साफ संकेत दिए कि अजय मिश्रा के मुद्दे पर विपक्ष कोई समझौता नहीं करेगा। ये जो व्यक्ति है इसको हम जेल में डाल के दिखाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, चाहे आज या कल। हर गुजरते दिन के साथ कांग्रेस अजय मिश्रा के मुद्दे पर और आक्रामक हो रही है, जबकि सरकार ये साफ कर चुकी है कि वो नियम से कार्रवाई करेगी, क्योंकि मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रही है। सौभाग्य की एक बात यह कि कृषि कानून रद्द होने और दिल्ली की सीमाओं पर धरना खत्म होने के बाद विपक्ष के हाथ से किसान आंदोलन जो मुद्दा फिसल गया था, उसे फिर से गरमाने के लिए विपक्ष को बहाना मिल गया, क्योंकि यूपी पुलिस की एसआईटी ने लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत हादसा नहीं माना, बल्कि इसे गृह राज्य मंत्री के बेटे की सोची समझी साजिश बताया। और अब राहुल गांधी अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की जिद पर अड़े हैं, जिसका समर्थन बाकी विपक्षी दल भी कर रहे हैं। लेकिन इस मुद्दे पर राहुल गांधी के मार्च से समाजवादी पार्टी, बीएसपी और टीएमसी के नेताओं ने दूरी बनाए रखी। अफ्रीकी देश डीआर कांगो में पड़ोसी देश रवांडा की पुलिस के घुसने का डर लोगों में ऐसा घर कर गया कि वहां के एक बड़े शहर में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए और पुलिस के कम से कम 3 जवानों और 1 प्रदर्शनकारी की मौत हो गई। असल में डीआर कांगो और रवांडा के बीच बॉर्डर पर होती तस्करी रोकने के लिए पिछले हफ्ते एक करार हुआ था, लेकिन पूर्वी डीआर कांगो के लोगों को डर है कि उस करार की आड़ में रवांडा उसके यहां कब्जा करने की फिराक में, और इसी खौफ में मरे जा रहे लोगों का हुजूम घरों से निकलकर सड़क पर उतर आया और वहां कब्जा जमा लिया। प्रदर्शनकारियों ने इतने बड़े बड़े पत्थर सड़क पर बिछा दिए कि वो चलने लायक ही नहीं बची। आग बबूला लोगों ने खूब आगजनी भी की, कहीं टायर जलाए गए तो कहीं फोन बूथ फूंक दिए गए। इसके बाद तो पुलिस का पारा चढ़ गया, वो हथियार लेकर मैदान में उतर आई और प्रदर्शनकारियों को चेतावनी देने के लिए ऐसी धुआंधार हवाई फायरिंग की कि पूरा इलाका दहल उठा। पुलिस के तेवर देखकर कुछ प्रदर्शनकारी तो भाग निकले, लेकिन कुछ पुलिस के हत्थे चढ़ ही गए। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को छकाया भी खूब। डीआर कांगो और रवांडा के रिश्ते बरसों से खराब हैं। ऐसे में दोनों सरकारों के बीच हुए समझौते के बाद डीआर कांगो के लोगों को दाल में कुछ काला नजर आने लगा, लेकिन वहां की सरकार ने इसे उनके दिमाग का फितूर बताया और रवांडा की पुलिस के डीआर कांगो में घुसने की खबरों को खारिज कर दिया। सौभाग्य की बात यह कि डीआर कांगो और रवांडा के रिश्ते में 30 साल से तनाव है, क्योंकि रवांडा की सरकार आरोप लगाती रही है कि वहां के अपराधियों और चरमपंथी संगठनों को डीआर कांगो में पनाह दी जाती है। और एक हफ्ते पहले डीआर कांगो और रवांडा में समझौता हुआ कि सीमा पर होने वाले अपराधों की रोकथाम में दोनों देश एक दूसरे की मदद करेंगे, जिसके बाद पूर्वी डीआर कांगो में अफवाह फैल गई कि रवांडा की पुलिस छापा मारने आ गई है, जिसके बाद वहां के लोगों की अपनी ही देश की पुलिस के साथ हिंसक झड़प हो गई। गुजरात में हेड क्लर्क के लिए हुई परीक्षा रद्द हो गई।
गुजरात सरकार ने हेड क्लर्क के पद के लिए हुई पूरी परीक्षा ही रद्द करने का फैसला लिया। ये परीक्षा 12 दिसंबर को हुई थी, लेकिन बाद में पता चला कि इसका पर्चा 10 तारीख को ही लीक हो गया था। बैडमिंटन खिलाड़ी के श्रीकांत रैंकिंग में फिर 10वें स्थान पर पहुंच गए। वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने के बाद उन्हें रैंकिंग में 4 स्थान का फायदा हुआ, जिससे 1 साल बाद फिर उनकी टॉप 10 में एंट्री हो गई। श्रीकांत के अलावा लक्ष्य सेन भी अच्छे प्रदर्शन की बदौलत 2 स्थान ऊपर 17वें नंबर पर पहुंच गए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि राजधानी में अब तक ओमिक्रॉन के 34 मामले सामने आए हैं, जिनमें 17 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। 34 पेशेंट्स ओमिक्रॉन के अभी तक हैं, 17 को डिस्चार्ज किया गया, 17 हॉस्पिटल में। चुनावी माहौल के बीच यूपी के इटावा में बुनकरों की बदहाली का मुद्दा गर्मा गया। आरोप है कि प्रशासन की लापरवाही की वजह से बुनकरों तक सरकारी मदद नहीं पहुंच पा रही है। एक उत्पाद एक डिस्ट्रिक्ट योजना बहुत अच्छी योजना है, लेकिन जो है जमीन पे उसका कोई असर नहीं है। समाजवादी पार्टी ने इन बुनकरों की बदहाली के लिए बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। सरकार की योजनाओं के कारण आज बुनकर भुखमरी के कगार पर है। जबकि बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज किया और दावा किया कि बुनकरों के विकास के लिए राज्य सरकार ने कई योजनाओं की शुरुआत की। 5 साल में जो हमारी सरकार है, जो भी विकास हुआ हम लोगों ने कराया, और आगे की भी यहाँ जैसे 2-3 बड़ी योजनाएं। हिमाचल की राजधानी शिमला में मौजूद हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी पर आरोप लगा कि उन्होंने यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन कर रहे लेफ्ट के छात्र संगठन एसएफआई के कुछ छात्रों से धक्का मुक्की की, जिसके बाद वहां जबरदस्त मारपीट मच गई। हाथापाई से नौबत हथियारों तक आ गई। वहां से आए एक वीडियो में एक लड़का हाथ में धारदार हथियार लहराता दिखाई दिया, जिसके बाद दोनों ही तरफ के लोगों ने एक दूसरे को जमकर पीटा। लेफ्ट पार्टी की छात्र इकाई एसएफआई के लोगों ने आरोप लगाया कि उनके प्रदर्शन के वक्त एबीवीपी के छात्रों ने बदतमीजी की, जिसकी वजह से वहां विवाद हुआ। इकट्ठे हुए एकदम से, उन्होंने गुंडागर्दी करते हुए दराट निकाले और सीधा हमला कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ एबीवीपी के लोगों ने दावा किया कि एसएफआई के लोगों ने उनके कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने का काम किया, जिसकी वजह से उनके बीच लड़ाई हुई। डराने का वो यहाँ पे काम करते हैं, उनके सीनियर लोग, कुछ लोग की जो एडमिशंस भी नहीं वो यहाँ पे आते हैं। लड़ाई को शांत कराने के लिए यूनिवर्सिटी के सुरक्षा गार्ड्स के साथ शिमला का पुलिस बल भी तैनात दिखा। इसके बाद दोनों तरफ के लोगों को अलग कर दिया गया। हालांकि उसके बाद भी कैंपस में काफी देर तक नारेबाजी जारी रही। सौबात की एक बात है कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में इसी महीने छात्र संघ चुनाव हुए, जिनमें सभी पदों पर एबीवीपी ने जीत दर्ज की थी और बताया गया कि एबीवीपी के कार्यकर्ता नए सदस्य बनाने के लिए लॉ फैकल्टी पहुंचे, जहां उनकी एसएफआई के सदस्यों के साथ हिंसक झड़प शुरू हो गई, जिसके बाद इस विवाद में कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के कार्यकर्ता भी कूद पड़े, जिन्होंने एबीवीपी और एसएफआई दोनों पर कैंपस का माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया। कोलकाता नगर निगम के चुनाव में फिर से टीएमसी का दबदबा रहा। बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत के करीब 7 महीने बाद टीएमसी ने कोलकाता नगर निगम के चुनाव में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया और 144 में 134 सीटें जीत ली। नतीजा आते ही कोलकाता में टीएमसी का जश्न शुरू हो गया और पार्टी के कार्यकर्ता बैंड बाजे पर नाचने लगे। जीत के बाद कई जगहों पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने होली भी खेली। नाचते गाते कार्यकर्ताओं के हाथ में खेला होवे नारे लिखे पोस्टर भी नजर आए। नतीजे आते ही ममता बनर्जी ने भी खुशी जताई और विक्ट्री साइन दिखाते हुए बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा। बीजेपी भोकट्टा बाय द पीपल एंड कांग्रेस द सैंडविच बिटवीन द बीजेपी एंड सीपीएम। लेकिन बीजेपी ने हिंसा की बात करते हुए कोलकाता नगर निगम के चुनाव के नतीजों पर उंगली उठा दी। टीएमसी के गुंडे वहां वोटरों को डराने धमकाने का काम करते हैं। 2 दिन पहले कोलकाता में नगर निगम चुनाव के लिए मतदान हुआ था, जिसके नतीजे टीएमसी के लिए खुशखबरी लाए। कोलकाता नगर निगम पर टीएमसी का 2010 से कब्जा है, जो 2021 में भी बरकरार रहा और उसे 144 सीटों में 134 पर जीत मिली, जो 2015 से 10 ज्यादा। 2015 के कोलकाता नगर निगम के चुनाव में टीएमसी को 124 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इस बार के चुनाव में टीएमसी को 134 और बीजेपी को 3 सीटों पर जीत मिली। बीजेपी को इस बार पिछले चुनाव से 2 सीटें कम मिली। 2015 में बीजेपी 5 सीटों पर जीती थी। इस बार के चुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट का प्रदर्शन भी कुछ खास नहीं रहा। कांग्रेस और लेफ्ट दोनों के खाते में 2-2 सीटें आईं, जबकि 1 सीट निर्दलीय को मिली। सौबात की एक बात यह कि कोलकाता नगर निगम चुनाव में टीएमसी ने 93% सीटों पर जीत हासिल की थी और वोट भी लगभग 72% मिले थे, जबकि बीजेपी को पिछले चुनाव के मुकाबले सीट और वोट दोनों का नुकसान हुआ और वोट प्रतिशत के मामले में वो लेफ्ट फ्रंट से भी पीछे रहे, जिसके लिए बीजेपी ने वोटिंग में बड़े पैमाने पर धांधली और हिंसा को जिम्मेदार ठहराया।
जंग में चीन के छक्के छुड़ाने के लिए ताइवान की सेना ने एक ट्रेनिंग की। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और उस पर कब्जा जमाने के लिए उसने पिछले साल से बाजुएं चढ़ा रखी। अभी अक्टूबर में तो चीन ने ताइवान की हवाई सीमा में अपने विमानों की घुसपैठ का रिकॉर्ड तक तोड़ दिया था, जिसके बाद ताइवान की सेना भी अपनी तैयारी परखने के लिए मैदान में उतर गई और फिर उसके टैंकों के बेड़ों ने ऐसे बारूद बरसाया मानो चीन को सीधी चेतावनी दे रहे हों। मिलिट्री एक्सरसाइज के जरिए ताइवान ने इस बात की प्रैक्टिस की कि कल को अगर चीन समंदर के रास्ते उस पर धावा बोल दे तो कैसे उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। ताइवान की फौज के पास अभी 1000 टैंक हैं, जिसे बढ़ाने के लिए वो अमेरिका से 100 से ज्यादा M1A2T टैंक खरीदने जा रहा है। उम्मीद है कि वो टैंक ताइवान को 2024 से 2026 के बीच मिल जाएंगे। सौभाग्य की बात यह कि ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने हफ्ता भर पहले एक रिपोर्ट में आशंका जताई थी कि चीन अगले 3 साल में ताइवान पर हमला कर सकता है, जिसके बाद वहां की सेना ने ताइवान की खाड़ी के पास टैंकों से जवाबी हमले का अभ्यास किया, जिसमें अमेरिका से खरीदी गई M110 तोपों का भी इस्तेमाल किया गया, जिनकी मारक क्षमता 23 किलोमीटर तक है। प्रवर्तन निदेशालय ने भारत के सबसे बड़े चंदन तस्कर कहे जाने वाले बादशाह मलिक को गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था और सोमवार को उसे पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन कई घंटों की पूछताछ के बाद उसे वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी ने उसके घर और दफ्तर की तलाशी भी ली। 2015 में उसके खिलाफ चंदन की तस्करी का मामला दर्ज किया गया था, जिसकी जांच में पता चला कि इस तस्करी के बदले उसके खाते में करीब 3.5 करोड़ रुपए भेजे गए। जानकारी मिली कि वो पहले भी करीब 50 करोड़ रुपए की लकड़ी विदेश भेज चुका है, जिसके बाद ईडी ने जांच का जिम्मा संभाला और मलिक से पूछताछ शुरू की। बताया गया कि बादशाह मलिक के अंडरवर्ल्ड के साथ भी रिश्ते हो सकते हैं, जिसके साथ मिलकर उसने पूरी दुनिया में लाल चंदन की लकड़ी की तस्करी का जाल बिछा दिया। उन अंडरवर्ल्ड माफियाओं का कनेक्शन प्रयोग करके ये पूरे तस्करी के मामले को अंजाम देता रहा है। पूरी जानकारी जुटाने के लिए अदालत ने तस्कर बादशाह मलिक को 24 दिसंबर तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया। सौभाग्य की बात है कि लाल चंदन की लकड़ी सिर्फ आंध्र प्रदेश में मिलती है, जिसकी दवा, फर्नीचर और सजावटी सामान बनाने के लिए चीन, अमेरिका, यूरोप और खाड़ी के देशों में बहुत डिमांड है, जहां 1 किलो लाल चंदन की लकड़ी कम से कम 15,000 रुपए में बिकती, जिसकी तस्करी के आरोप में पुलिस ने बादशाह मलिक को गिरफ्तार किया और अब इसमें आंध्र प्रदेश के एक बड़े तस्कर विजय पुजारी की भूमिका की भी जांच की जा रही है, जिसे 4 साल पहले DRI यानी डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने गुजरात में 16 करोड़ रुपए के लाल चंदन के साथ गिरफ्तार किया था। लिंचिंग पर दिए बयान पर राहुल गांधी घिर गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिंचिंग वाले ट्वीट पर सियासी घमासान शुरू हो गया, क्योंकि राहुल ने अपने ट्वीट में लिखा कि 2014 से पहले लिंचिंग शब्द सुनने में नहीं आता था। इस मसले पर शिवसेना भी पीछे नहीं रही और उसकी नेता प्रियंका चतुर्वेदी राहुल के सुर में सुर मिलाती नजर आई। आज लोकतंत्र की जगह लिंच तंत्र चल रहा है, तो उस पे कहीं ना कहीं केंद्र सरकार कोई तो जवाबदेही तय करेगी। विपक्ष के हमले तेज हुए तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस को 84 के सिख दंगों की याद दिला दी। तो 1984 के में कत्लेआम किया था, नरसंहार किया था, क्या उसको वो लिंचिंग नहीं दिखाई देते थे? लिंचिंग मामले पर बोलते हुए राहुल गांधी ने मीडिया पर विवादास्पद बयान दे दिया। सरकार की दलाली मत करो, डाइवर्ट मत करो। जिसके बाद वो बीजेपी के निशाने पर आ गए और उसने राहुल के बयान को मीडिया की आजादी पर हमला बता दिया। अगर उनसे कोई सवाल पूछता है तो उसको सरकार का दलाल बना देना, मुझे लगता है मीडिया की आजादी पर आक्षेप है। पंकज आडवाणी ने भोपाल में आयोजित नेशनल बिलियर्ड्स प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम कर लिया। समाजवादी पार्टी के सांसद कुंवर दानिश अली की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी दी और बताया कि उनमें इसके हल्के लक्षण हैं। वो एक दिन पहले संसद की कार्रवाई में भी शामिल हुए थे। ऐसे में उन्होंने संसद में उनके संपर्क में आए सभी लोगों से अपनी कोरोना जांच करवाने की अपील की। सांसद कुंवर दानिश अली को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। अवैध वसूली मामले में घिरे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ ईडी अगले हफ्ते अदालत में चार्जशीट दाखिल करेगा। पटना के कंकड़बाग में अपने साथी की मौत पर गुस्साए कुछ किन्नरों ने जमकर हंगामा किया। पिछले 2 दिनों में वहां अलग अलग इलाकों में 2 किन्नरों की संदिग्ध हालात में मौत के मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद किन्नरों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने सड़क जैम कर खूब हंगामा किया। पुलिस जब उन्हें समझाने गई तो कुछ किन्नरों ने उन पर हमला कर दिया। इसके बाद थोड़ी देर के लिए पुलिस वालों को पीछे हटना पड़ा, लेकिन जब दोबारा हंगामा कर रहे किन्नरों को सड़क से हटाने की कोशिश हुई तो वो इलाका जंग के मैदान में बदल गया।
इतना ही नहीं, वहां से सामने आई एक तस्वीर में कुछ किन्नर ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों को धक्का देते दिखाई दिए। एक पुलिस वाले को सड़क पर घसीटने की भी कोशिश की गई, जिसके बाद पुलिस वालों ने भी उन्हें खदेड़ना शुरू कर दिया। पुलिस की सख्ती का भी उन पर कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद उन लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। बहसाबसी हुई थी पहले, और बाकी जो मामला क्या है क्या नहीं है उसको पूरी जांच के बाद ही जो है खुलेगा। इससे पहले प्रदर्शन में शामिल कई किन्नरों ने शव को सड़क पर रखकर आगजनी भी की और आरोप है कि इन लोगों ने कुछ गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचाया। सौभाग्य की बात यह कि बिहार सरकार ने इसी साल हाई कोर्ट में एफिडेविट देकर हर जिले में दारोगा का एक पद और कांस्टेबल के 4 पदों पर किन्नरों को आरक्षण देने का वादा किया था। लेकिन पटना में किन्नरों ने अपनी सुरक्षा पर ही पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया, जहां 2 दिन में 2 किन्नरों की गोली मारकर हत्या हो गई और पुलिस किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। हालांकि किन्नरों के हंगामे की वजह से पुलिस से ज्यादा परेशानी आम लोगों को हुई, क्योंकि किन्नरों ने रास्ता जाम करने के अलावा राहगीरों की गाड़ियों को भी निशाना बनाया। मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए झारखंड विधानसभा में बिल पेश किया गया। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने शीतकालीन सत्र के चौथे दिन प्रिवेंशन ऑफ मॉब लिंचिंग बिल 2021 सदन में पेश किया, जिसके कुछ बिंदुओं पर विपक्ष की ओर से आपत्ति जताई गई, मगर भीड़ की हिंसा को रोकने के लिए लाया गया यह बिल आसानी से पास कर दिया गया, जिसमें लिंचिंग के दौरान मौत पर दोषी के लिए उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है और 25 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सके। इतना ही नहीं, किसी को लिंचिंग के लिए उकसाने का आरोप साबित होने पर इसके तहत सजा मिल सकती है। कतर में फीफा अरब कप जीतकर अफ्रीकी देश अल्जीरिया की टीम अपने घर लौटी तो उसका जबरदस्त स्वागत किया गया। अल्जीरिया की फुटबॉल टीम फाइनल में ट्यूनीशिया को हराकर चैंपियन बनी है। ऐसे में जब वो अरब कप की ट्रॉफी लेकर राजधानी अल्जियर्स पहुंची तो लोग अपनी विजेता टीम के स्वागत में पलके बिछाए दिखे। जीत के जश्न में इतनी जबरदस्त आतिशबाजी की गई जैसे दिवाली हो। आगे से पीछे तक सजी धजी बस में सवार अल्जीरिया के खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए सड़क के दोनों तरफ लोगों का हुजूम उमड़ा नजर आया। ऐसा जनसैलाब की लगा मानो पूरा शहर ही सड़क पर उतर आया हो, और जिन्हें सड़क पर जगह नहीं मिली उन्होंने आसपास की इमारतों की छतों पर डेरा जमा लिया। लोगों का जोश देखकर अल्जीरिया की टीम के खिलाड़ी भी गर्व से भर गए और ट्रॉफी दिखाकर हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन करने लगे। इस यादगार पल को रिकॉर्ड करने के लिए लोगों ने अपने मोबाइल फोन निकाल लिए। इतनी भीड़ को संभालने के लिए सुरक्षा का इंतजाम भी पूरा दिखा। खिलाड़ियों की बस के आगे मोटरसाइकिल पर सवार पुलिस का दस्ता चलता रहा और बस के पीछे तो पुलिस की गाड़ियों का लंबा चौड़ा काफिला था। सौभाग्य की बात है कि अल्जीरिया का सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल है, लेकिन उसकी टीम पिछले 48 साल में अरब कप नहीं जीत पाई थी और इस बार जीत का इंतजार खत्म हुआ तो अल्जीरिया के लोग अपनी फुटबॉल टीम का स्वागत करने के लिए सड़कों पर उतर आए, जिन्हें उम्मीद है कि अगले साल कतर में ही होने वाले फीफा वर्ल्ड कप में अल्जीरिया की टीम जगह बनाने में कामयाब हो सकती है। वोटर कार्ड को आधार से लिंक करने से जुड़ा बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो गया। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी चुनाव सुधार से जुड़ा बिल पास हो गया। इस बिल के पास होने से वोटर आईडी को आधार से लिंक किया जाएगा। इसमें सब समर्थन करें और इसको सर्वसम्मति से पारित करें। थैंक यू। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बिल 2021 जो हम लेके आए हैं, ये देश के लिए बहुत जरूरी है। जबकि विपक्ष की इस बिल के खिलाफ मोर्चाबंदी जारी रही। सुप्रीम कोर्ट के पुट्टस्वामी जजमेंट के खिलाफ है, बिल्कुल गलत है, जरूरत ही नहीं है इसको लिंक करने की। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने जयपुर में एक सामाजिक संस्था के कार्यक्रम में गाना गाया। इसके सिवा जाना कहां। प्रधानमंत्री मोदी 30 दिसंबर को उत्तराखंड के कुमाऊं इलाके का दौरा करेंगे, जबकि 1 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह का देहरादून में एक रोड शो होगा। इससे पहले 26 दिसंबर यानी इसी रविवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी के कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए देहरादून जाएंगे। दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के कई शहरों में कोहरे का असर दिखा। इसकी वजह से रेलवे ने उन 60 ट्रेनों को रद्द कर दिया जिनमें कम यात्री होते हैं। महाराष्ट्र के पुणे में हुए कार्यक्रम में रैकी के लिए तैयार की गई स्वदेशी बख्तरबंद गाड़ियों का पहला बैच भारतीय सेना में शामिल हो गया। बताया गया कि आधुनिक और अगली पीढ़ी की इन गाड़ियों से पाकिस्तान और चीन से लगी सीमा की सुरक्षा को ताकत मिलेगी, जिन्हें सेना प्रमुख MM नरवणे ने एक कार्यक्रम में सेना को सौंप दिया। सबसे पहले सेना प्रमुख ने झंडा दिखाया, जिसके बाद मैदान में खड़ा बख्तरबंद गाड़ियों का यह काफिला सलामी देने के लिए चल पड़ा।
रेकी के लिए बनाई गई ये गाड़ियां जब सामने से गुजरी तो देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये स्वदेशी गाड़ियां कई मामलों में रेकी करने वाली पुरानी बख्तरबंद गाड़ियों से बेहतर बताई गईं। बताया गया कि पहाड़ी रास्ते हों या फिर मैदान, DRDO की मदद से बनी ये गाड़ियां हर जगह दुश्मन के मंसूबों को नाकाम करने की ताकत रखती हैं। इसीलिए सेना प्रमुख भी इनकी तारीफ करते नहीं थके। बदलते युद्ध क्षेत्र में नई क्षमताओं और नए उपकरणों के सही सेना की ताकत बड़ी है। ये गाड़ियां देश की पश्चिमी सीमा पर तैनात की जाएंगी, जिससे पाकिस्तान और चीन से निपटने में सेना की ताकत और बढ़ जाएगी। सौबात की एक बात है कि टैंक जैसी दिखने वाली इन बख्तरबंद गाड़ियों को AERV यानी आर्मर्ड इंजीनियर रिकॉनेसांस व्हीकल कहा जाता है, जिनका इस्तेमाल सेना की इंजीनियर्स कोर सीमा का भूगोल समझने के लिए करती है और उसी के आधार पर टैंकों या सेना की दूसरी गाड़ियों के आने जाने के लिए पुल बनाए जाते हैं, जिसके लिए भारत में बनी इस बख्तरबंद गाड़ी में GPS, लेजर, पानी की धार नापने वाली मशीनें और सेंसर लगे हुए हैं। कोरोना वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट पर PM की फोटो के खिलाफ याचिका दायर करने वाले शख्स को केरल हाईकोर्ट से झटका लगा। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने PM की फोटो हटाए जाने की मांग वाली इस याचिका को खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। पिछली सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि उसने पैसे देकर कोरोना का टीका लगवाया, लेकिन सर्टिफिकेट पर PM नरेंद्र मोदी की फोटो छपी है, जो गलत है क्योंकि किसी और देश में ऐसा नहीं है। जिस पर कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि वो इसी देश के प्रधानमंत्री हैं और किसी और देश के नहीं हैं। अदालत ने आगे यह भी कहा था कि देश के 100 करोड़ लोगों को इस पर आपत्ति नहीं है तो उनको क्यों है। ऐसे में याचिकाकर्ता सिर्फ अदालत का वक्त खराब कर रहे हैं। मलेशिया के कुछ इलाकों में आई बाढ़ ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। कई शहरों में तो इतना पानी भर गया कि वहां से लोगों को निकालने में प्रशासन को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ गया, जिसकी एक तस्वीर आई सिलांगो से। वहां तो ऐसा लगा मानो पूरा शहर किसी नदी के बीच बसाया गया हो। हर सड़क पर पानी ने कब्जा जमा लिया। वहां खड़ी कई कारें तो उसमें पूरी तरह डूबी नजर आईं। बताया गया कि वहां करीब 10,000 से ज्यादा लोग फंसे हुए थे, जिन्हें बचाने के लिए राहत और बचाव दल के लोग मशक्कत करते नजर आए। उन लोगों ने वहां मोटर बोट की भी तैनाती की ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। Moved here in 2012. I think this one was definitely the worst. ऐसा ही नजारा राजधानी कुआलालंपुर में भी दिखाई दिया। वहां तो बुजुर्ग लोगों को गोद में उठाकर सुरक्षित जगहों तक लाया गया। कुछ जगहों पर कार से लोगों को रेस्क्यू किया गया तो कहीं नाव के जरिए उन्हें बाहर निकाला गया। Received a lot of requests to help them since yesterday morning from 8 o'clock in the morning. इस तबाही के मंजर के बीच लोगों के सामने खाने पीने का संकट भी खड़ा हो गया, जिससे निपटने के लिए गाड़ियों में भरकर खाने के पैकेट लोगों तक पहुंचाए गए। इसके लिए प्रशासन के साथ आम लोग भी जुटे रहे। सौबात की एक बात है कि मलेशिया में अक्टूबर से मार्च तक मानसून की बारिश होती और वहां इस दौरान बाढ़ भी आती है, लेकिन बीते शुक्रवार से लगातार 3 दिन वहां भारी बारिश ने नदियों के तटबंध भी तोड़ दिए, जिसकी वजह से सैकड़ों लोग रास्ते में अपनी गाड़ियों में ही फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए नाव भी कम पड़ गई। और बताया जा रहा है कि 70,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है, लेकिन कितने लोग अभी बाढ़ में फंसे हैं इसकी सही जानकारी किसी के पास नहीं। शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। IT और मेटल समेत सभी सेक्टरों के शेयरों में तेजी रही। इससे सेंसेक्स 497 अंक उछलकर 56,319 पर बंद हुआ। साथ ही निफ्टी 157 अंक चढ़कर 16,771 पर पहुंच गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या देहरादून में युवाओं पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उत्तराखंड के एक लोकगीत पर डांस का उनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये कार्यक्रम उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी के आवास पर आयोजित किया गया था। कर्नाटक सरकार ने नए साल के मौके पर सार्वजनिक जगहों पर कार्यक्रम करने और गाने बजाने पर रोक लगा दी। हालांकि बार और पब में 50% लोग जमा हो सकेंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक आते ही झांसी का एक टूटा पुल चुनावी मुद्दा बन गया। 7 महीने से मरम्मत की राह देखता ये पुल आसपास के 50 गांव के लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर रहा था, जिसके खिलाफ वो सारे लामबंद हो गए। जान हथेली पर डालकर 2 फुट के इस पतले से पुल से सैकड़ों लोग रोज गुजरते हैं। गांव के लोगों ने आरोप लगाया कि पुल की मरम्मत के लिए बजट मंजूर होने के बावजूद इसका काम शुरू नहीं हुआ। यहां तक कि प्रशासन ने वहां कोई बोर्ड लगाना तक जरूरी नहीं समझा, जिसकी वजह से कई बार वहां हादसा भी हो चुका है। जनप्रतिनिधि इस चीज पर ध्यान नहीं देते हैं। चुनाव आता है, जनप्रतिनिधि सभी के पास आते हैं, वोट देना, बताओ किसको वोट दें। बताया गया कि इस बारे में कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। तो वहीं दूसरी तरफ इलाके के विधायक ने पुल का काम पूरा न होने के लिए किसानों को जिम्मेदार ठहराया। काम बाधित अभी इसलिए चल रहा है क्योंकि नहर से पानी देना किसानों के लिए अति आवश्यक है।
पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक मोटरसाइकिल सवार रेत से लदे ट्रक के नीचे आ गया। रेलवे क्रॉसिंग पार करते वक्त ट्रक के बगल में खड़े उस मोटरसाइकिल सवार ने अचानक संतुलन खो दिया और वो ट्रक के पहियों के सामने गिर पड़ा। इससे पहले वो सड़क पर ट्रक के ठीक बगल में खड़ा नजर आया। उस वक्त वहां गाड़ियां धीरे धीरे चल रही थीं, लेकिन तभी उस आदमी का संतुलन बिगड़ गया और वो मोटरसाइकिल समेत ट्रक के नीचे जा गिरा। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद जा रहे हैं। बहुत कंफ्यूजन होता है इससे, जो है नाम बदलने से। नाम की इस उलझन से रोजाना कई यात्री अपनी ट्रेन ही नहीं पकड़ पा रहे। जो फैजाबाद कैंट हुआ करता था, अब उसका नाम अयोध्या कैंट है, जिसकी वजह से यात्रियों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि रेलवे की तरफ से अखबारों में लगातार विज्ञापन देकर लोगों के भ्रम को दूर करने की कोशिश की जा रही है। जो भी कर्मचारी वगैरह हैं वो उनको कन्विंस करते हैं कि भैया ये अयोध्या धाम है, अयोध्या कैंट फैजाबाद का नाम बदला गया है। आरोप है कि दिल्ली के कलावती शरण अस्पताल में दवाई के रिएक्शन से 3 बच्चों की मौत हो गई। ये मामला सामने आने के बाद केजरीवाल सरकार ने 3 डॉक्टरों को नौकरी से हटाकर जांच के आदेश दे दिए। हालांकि बीजेपी ने इस मामले में लापरवाही के आरोप लगाते हुए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया। दवाई के रिएक्शन से 3 बच्चों की डेथ हुई है और उसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं और 3 डॉक्टर्स को टर्मिनेट किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने बजट से पहले फिर कुछ कंपनियों के सीईओ के साथ एक बैठक की। इसमें बैंक, ऑटो और टेलीकॉम समेत कई कंपनियों के सीईओ मौजूद रहे। अरविंद केजरीवाल के चंडीगढ़ में दिए गए एक बयान पर सियासत गर्मा गई। एक दिन पहले उन्होंने चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के प्रचार के दौरान एक अफवाह का जिक्र करते हुए बयान दिया था कि चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने की तैयारी चल रही है। केंद्र सरकार चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने जा रही है, ऐसी बड़ी स्ट्रॉन्ग अफवाह चल रही है। केजरीवाल के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया और उन पर लोगों को भटकाने का आरोप लगा दिया। मतदाताओं को गुमराह करने के लिए इस प्रकार के जुमले ये छेड़ते हैं। दावा किया गया कि अमेरिका में बनी कोरोना की वैक्सीन मॉडर्ना की बूस्टर डोज ओमिक्रॉन वेरिएंट पर भी असरदार है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के करीब आते ही आगरा में हाईकोर्ट की बेंच का मुद्दा एक बार फिर गरमाने लगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच बनाए जाने का मुद्दा काफी पुराना है। ऐसे में खबर है कि सरकार इस मांग को जल्द ही मंजूरी भी दे सकती है। हर लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनावों में इसकी मांग उठती रही है। आगरा बार एसोसिएशन ने भी इस मांग को उठाते हुए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। पश्चिम उत्तर प्रदेश में बेंच बने और वो भी जस्टिस जसवंत सिंह आयोग के आधार पर बने और आगरा में बने। आगरा से सांसद और केंद्र सरकार में मंत्री एसपी सिंह बघेल ने इसे जरूरी मांग बताया, लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया की दलील भी दी। हाईकोर्ट की खंडपीठ अथवा सर्किट बेंच की एक संवैधानिक प्रक्रिया है और उसकी पूर्ति होगी तो जरूर उस पर विचार होगा। दावा किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद वहां दर्शन करने आने वालों की संख्या में 3 गुना इजाफा हो गया। वहां रोजाना दर्शन करने वालों की संख्या 20,000 से बढ़कर 60,000 तक पहुंच गई। जब बाहर से देखने को मिल रहा है, अंदर जाने के बाद और कुछ नया देखने को मिलेगा। मंदिर प्रशासन ने अनुमान जताया कि आने वाले दिनों में रोजाना आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 1 लाख के पार हो सकती है। ऐसे में मंदिर प्रशासन सुरक्षा के खास इंतजाम करने में जुटा है। एक चुनौती भी है कि इतने बड़ी संख्या को व्यवस्थित तरीके से लोगों को दर्शन कराना। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में सुरक्षा बल ने नक्सलियों के खिलाफ एक तलाशी अभियान चलाया। वहां उन्होंने जंगल में बने नक्सलियों के एक स्मारक को भी तोड़ दिया। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री गुलाबराव पाटिल ने बीजेपी सांसद हेमा मालिनी पर दिए गए विवादास्पद बयान पर माफी मांग ली। एक दिन पहले उन्होंने जलगांव की एक सभा में वहां की सड़कों की तुलना बीजेपी सांसद के गालों से कर दी थी। उद्धव सरकार के मंत्री का यह बयान हेमा मालिनी को अखर गया और उन्होंने इस पर नाराजगी जताई। वहीं बीजेपी ने इस मुद्दे पर गुलाबराव पाटिल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। काल आम्हाला फोडता येतात हेही मला या ठिकाणी सांगायचंय। जब मामले ने तूल पकड़ा तो गुलाबराव पाटिल ने खुद सामने आकर सफाई दी। जर कोणाला वाटत असेल की याच्यामध्ये चुकीचं वक्तव्य झालं असेल तर मी या ठिकाणी माफी मागतो। पार्टी नेताओं के खिलाफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के छापे के बाद समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ पोस्टर अभियान छेड़ दिया और लखनऊ में जगह जगह जांच एजेंसियों को सत्ताधारी दल का सहयोगी बताने वाले पोस्टर लगा डाले। इनके पास केवल सीबीआई, ईडीआई, इनकम टैक्स बचा है। विधानसभा चुनावों से पहले शुरू हुई इस सियासी पोस्टरबाजी में समाजवादी पार्टी को कांग्रेस का भी साथ मिला।
इस तरीके से छापे से जनता को भी डराना चाहते हैं और विपक्ष को भी डराना चाहती है। हालांकि बीजेपी ने जांच एजेंसियों के काम में दखल देने के आरोपों से इनकार किया और दावा किया कि कानून से डरता वही है जो गलत करता है। अगर गलत किया है तभी उन्हें डरने की जरूरत है और उनका डर ये बता रहा है कि कुछ उनके पास छुपाने के लिए है। देश में बढ़ रहे ओमिक्रॉन के खतरे के बावजूद हिमाचल प्रदेश सरकार ने अभी राज्य में सख्ती से इनकार किया। पूरा हिमाचल में कह सकता हूं कि एक तरह से फुली वैक्सीनेटेड स्टेट है आज की तारीख में, सख्ती करने की जरूरत नहीं है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से मुलाकात की। दिल्ली सरकार ने गरीब परिवारों को मुफ्त राशन देने वाली योजना 31 मई तक बढ़ा दी। कोरोना संकट के दौरान गरीब परिवारों के लिए केजरीवाल सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी। 31 मई तक अब दिल्ली में लोगों को फ्री राशन देने की सुविधा बढ़ा दी गई है। गुजरात में हेड क्लर्क की परीक्षा का पर्चा लीक हुआ तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गांधीनगर में बीजेपी के दफ्तर पर हल्ला बोल दिया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को सख्ती करनी पड़ी, क्योंकि बीजेपी दफ्तर पहुंचने के बाद कई प्रदर्शनकारी आपा खो बैठे। प्रदर्शनकारियों के आक्रामक रवैये के बाद धक्का मुक्की शुरू हो गई और हालात को काबू में करने के लिए पुलिस सख्ती पर उतर आई। विरोध जताने आए प्रदर्शनकारियों को जबरन पुलिस की बस में बिठाया जाने लगा। इस बीच पार्टी दफ्तर पर प्रदर्शन से नाराज कई बीजेपी कार्य। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक मोटरसाइकिल सवार रेत से लदे ट्रक से नीचे आ गया। रेलवे क्रॉसिंग पार करते वक्त ट्रक के बगल में खड़े उस मोटरसाइकिल सवार ने अचानक संतुलन खो दिया और वो ट्रक के पहियों के सामने गिर पड़ा। इससे पहले वो सड़क पर ट्रक के ठीक बगल में खड़ा नजर आया। उस वक्त वहां गाड़ियां धीरे धीरे चल रही थीं, लेकिन तभी उस आदमी का संतुलन बिगड़ गया और वो मोटरसाइकिल समेत ट्रक के नीचे जा गिरा। उसकी जान खतरे में देख आसपास मौजूद लोग शोर मचाने लगे। मोटरसाइकिल सवार की किस्मत अच्छी थी कि शोर सुनकर ट्रक ड्राइवर ने फौरन ब्रेक लगा दिए और वो पहियों के नीचे आने से बच गया। बाद में लोगों ने उसे ट्रक के नीचे से बाहर खींच लिया। सौभाग्य की एक बात है कि मोटरसाइकिल या स्कूटर अगर दाईं तरफ झुकने लगे तो उसे संभाल पाना और खुद को गिरने से बचा पाना मुश्किल होता है, क्योंकि ज्यादातर लोगों के शरीर का बायां हिस्सा उतनी तेजी से हरकत में नहीं आता। और दुर्गापुर में मोटरसाइकिल सवार के साथ यही हुआ। उसकी जान सिर्फ इसलिए बच गई क्योंकि रेलवे क्रॉसिंग की वजह से ट्रक की रफ्तार बहुत धीमी थी और पीछे आ रही गाड़ी में मौजूद लोगों के शोर मचाते ही ट्रक ड्राइवर ने ब्रेक लगा दी। अब आपको ड्राइवरलेस गाड़ियों के चमत्कार और अत्याचार की दो कहानियां दिखाते हैं। चमत्कार की खबर अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर से आई है, जहां 33 साल की एक महिला ने ऑटो पायलट मोड पर चलती एक टेस्ला कार में बच्चे को जन्म दिया। 33 साल की यूराना शरी अपने पति के साथ अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रही थी। वो गर्भवती थी और अचानक उन्हें प्रसव पीड़ा होने लगी। तभी उनके पति ने जीपीएस पर अस्पताल की लोकेशन डाल दी, लेकिन सड़क पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। उनकी टेस्ला बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ पा रही थी। यूराना तकलीफ में थी और उन्हें जल्द ही मदद की जरूरत थी, इसलिए उनके पति ने कार को ऑटो पायलट मोड में डालने का फैसला किया और फ्रंट सीट पर बैठी अपनी पत्नी की मदद करने में जुट गए। इस बीच उनकी गाड़ी अपने आप आगे बढ़ती रही और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन्होंने ऑटो पायलट मोड पर चलती उस गाड़ी में अपने दूसरे बच्चे को जन्म दे दिया। इस बीच किसी तरह यह गाड़ी अस्पताल तक पहुंच गई और नर्सों ने फ्रंट सीट पर बैठी यूराना की गर्भनाल काट दी। जब यूराना अस्पताल में दाखिल हुई तो वहां मौजूद स्टाफ उनके बच्चे को टेस्ला बेबी कहकर बुलाने लगा। हालांकि यह घटना सितंबर महीने की है, लेकिन हाल ही में यह खबर जब फिलाडेल्फिया के स्थानीय अखबारों में प्रकाशित हुई तो यह वहां हेडलाइंस बन गई। लेकिन टेस्ला की कार से जुड़ी एक और खबर सुर्खियों में है। यूरोप के देश फिनलैंड में एक आदमी बैटरी से चलने वाली अपनी टेस्ला कार के खराब होने से इतना नाराज हो गया कि उसने अपनी महंगी कार को धमाके से उड़ा दिया। बताया गया कि उसकी कार में कुछ गड़बड़ी थी, लेकिन जब वो मरम्मत कराने के लिए वर्कशॉप पहुंचा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वहां उसे लाखों का खर्च बता दिया गया, जिससे वो इतना भड़क गया कि उसने कार को ही धमाके से उड़ा दिया। यही नहीं, उसने इसका वीडियो भी बनाकर जारी कर दिया, जिसमें कुछ लोग टेस्ला की उस चमचमाती कार में विस्फोटक लगाते नजर आए। कार का कोई हिस्सा सलामत न बचे, इसके लिए करीब 30 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। कार मालिक का गुस्सा इतना ज्यादा था कि उसने कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क को भी नहीं छोड़ा। एक हेलीकॉप्टर से इलॉन मस्क का पुतला नीचे गिराया गया। बाद में इस पुतले को भी विस्फोटकों से लदी कार में रख दिया गया। फिर जैसे ही काउंटडाउन खत्म हुआ, उस आदमी ने रिमोट का बटन दबा दिया। पलक झपकते ही उस कार के परखचे उड़ गए। कार मालिक ने बताया कि करीब 1500 किलोमीटर चलने के बाद ही उसकी कार बंद हो गई।
लेकिन जब वो उसे लेकर वर्कशॉप पहुंचा तो वहां ठीक करने के बदले 20,000 यूरो यानी भारतीय रुपयों में करीब 17 लाख रुपए मांगे गए, जिसके बाद उस आदमी ने इतना पैसा खर्च करने के बजाय कार को उड़ा देना ही बेहतर समझा। हालांकि इसके लिए भी उसने अच्छी खासी रकम खर्च की। बड़ी खबर आ रही है, देश विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आ रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इंटरनेट के जरिए भारत विरोधी एजेंडा चलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। केंद्र सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक ऐसी 2 वेबसाइट और 20 यूट्यूब चैनलों को बैन कर दिया गया है। इन पर कश्मीर, कृषि सुधार कानूनों और अयोध्या से जुड़ी झूठी खबरें और अफवाहें फैलाने का आरोप है। लिहाजा इन सभी पर नए आईटी नियमों के तहत केंद्र ने कार्रवाई की। सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसी आईबी ने इस सिलसिले में एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें यह बताया गया था कि नया पाकिस्तान, मियां इमरान और अफगानिस्तान जैसे कई नामों से 20 यूट्यूब चैनल चल रहे थे, जो आईएसआई की मदद से भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाने में जुटे थे। देश के खिलाफ जो एजेंडा पाकिस्तान की ओर से चलता है, पाकिस्तान की वेबसाइट्स और वहां के जो हैंडल वाले यहां पर कर रहे हैं, उसके खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई की गई है। एहतशाम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एहतशाम, और क्या पता चल रहा है? जी किशोर, कई ऐसे वेबसाइट हैं और यूट्यूब चैनल हैं जिनको केंद्र सरकार ने आइडेंटिफाई किया है। अभी 2 ऐसे वेबसाइट मिले हैं और 20 यूट्यूब चैनल्स हैं जिनके खिलाफ केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया है कि इन पर फौरन पाबंदी लगाई जाए। जांच में ये पता चला कि ये सभी यूट्यूब चैनल और वेबसाइट्स पाकिस्तान से हैंडल हो रहे थे। इसमें एक का नाम नया पाकिस्तान है और इस तरह का प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ फैलाया जा रहा था। जो भी भारत के अंदरूनी मुद्दे हैं, चाहे कृषि कानून हो या इस तरह के जो दूसरे राजनीतिक मुद्दे हैं, उसको लेकर प्रोपेगेंडा फैलाने की और भारत के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। तो अब भारत सरकार ने उन पर लगाम लगाने के लिए आदेश जारी किया है। जिनके खिलाफ पुख्ता सबूत हाथ लगने के बाद केंद्र सरकार को यह सख्त कदम उठाना पड़ा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक ऐसी 2 वेबसाइट और 20 यूट्यूब चैनलों को बैन कर दिया गया। इन पर भारत में झूठी खबरें और अफवाहें फैलाने का आरोप है। इन सभी पर नए आईटी नियमों के तहत केंद्र सरकार ने यह कार्रवाई की। सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसी आईबी ने इस सिलसिले में एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें यह बताया गया था कि नया पाकिस्तान, मियां इमरान और अफगानिस्तान जैसे कई नामों से 20 यूट्यूब चैनल चल रहे थे, जो आईएसआई की मदद से भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाने में जुटे थे। सौगात की एक बात यह कि सरकार ने भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने और लोगों को भड़काने के आरोप में जिन 20 यूट्यूब चैनलों को बंद कराया है, उन्हें नया पाकिस्तान ग्रुप की तरफ से चलाया जा रहा था, जिन पर वीडियो पोस्ट करने वालों में पाकिस्तानी न्यूज चैनलों के कुछ एंकर भी शामिल थे। और बताया गया कि इन सभी यूट्यूब चैनल को 35 लाख से ज्यादा लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा था, जिनमें ज्यादातर लोग यूट्यूब चैनलों के नाम की वजह से इस धोखे में थे कि ये वीडियो भारत के ही लोग बना रहे हैं। बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ एफआईआर पर पंजाब में पॉलिटिक्स शुरू हो गई। ड्रग्स के पुराने मामले में अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ मोहाली में नई एफआईआर दर्ज होने पर सियासी बवाल शुरू हो गया। अकाली दल ने इसे चुनावी फायदे के लिए सियासी बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया। बदलाखोरी की नीति है। अकाली दल के नेता ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू के हाल के ही बयान का भी जिक्र किया, जिसमें सिद्धू मजीठिया को लेकर हमलावर थे। इन्हों मुद्दा करके ਇਹਦੇ ਪਤਾ ਲਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਫਿਰ ਕਬ ਮਿਲੋਗੇ ਆਨ ਮਿलो सजना तर 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 तर। हालांकि इस मामले के तूल पकड़ते ही राज्य के उप मुख्यमंत्री ओपी सोनी ने पुलिस की कार्रवाई को कानून के मुताबिक बताया। वो भी कुछ होया कानून के मुताबिक होया। छत्तीसगढ़ के कोरिया में एक बंदर और कुत्ते के बच्चे का एक साथ रहने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बताया जा रहा है कि लोगों ने इन्हें कई बार अलग करने की कोशिश की, लेकिन ये दोनों अलग होने को तैयार नहीं हुए। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी असम के गुवाहाटी पहुंची, जहां उन्होंने कामाख्या मंदिर में दर्शन किए। आरजेडी नेता लालू यादव ने फिर देश में जाति के आधार पर जनगणना करवाने की मांग की। जातीय जनगणना बहुत निहायत जरूरी है इस देश में। पाकिस्तान में हिंदू मंदिर पर हमले का एक नया मामला सामने आया। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने इससे जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और कराची के एक मंदिर में तोड़फोड़ और वहां रखी देवी की मूर्ति तोड़े जाने का दावा किया। बताया गया कि मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं ने घटना के आरोपी को पकड़ लिया। वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के हालात पर चिंता जताई और संयुक्त राष्ट्र से दखल देने की मांग की। मुझे लगता है कि संयुक्त राष्ट्र को इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए। कांग्रेस ने भी इस घटना का विरोध किया और इमरान खान की सरकार पर सवाल उठाए। ऐसा लगता है कि उस देश के अंदर इंसानों की तादाद कम है और हैवानों की तादाद ज्यादा है।
पश्चिम बंगाल के हल्दिया में बड़ा हादसा हो गया। वहां तेल की कंपनी इंडियन ऑयल की एक यूनिट में आग लग गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 44 लोग जख्मी हो गए। आग लगने की वजह का पता नहीं चला, लेकिन दोपहर के 2 बजे के करीब लगी आग को कई घंटों की मशक्कत के बाद बुझाया जा सका। लेकिन उससे पहले जैसे ही आग लगी तो इंडियन ऑयल के परिसर में हड़कंप मच गया। आग लगने की वजह से काला धुआं आसमान की तरफ उठता दिखाई दिया। जिस जगह से धुआं निकलता दिखा वहां बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई थीं। खबर लगते ही हादसे की चपेट में आए लोगों को बचाने का काम शुरू किया गया। हादसे वाली जगह से कई जख्मी लोगों को निकाला गया और उन्हें एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे में मारे गए लोगों के शव बाहर निकाले गए जबकि गंभीर रूप से जख्मी लोगों को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर कोलकाता भेजने का फैसला लिया गया। एम्बुलेंस मैनेजमेंट हो गए, ग्रीन कॉरिडोर कर देওয়া হয়েছে, সবাই কলকাতাতে শিফট করা হচ্ছে। लोगों का आरोप है कि हादसा उस यूनिट में लापरवाही की वजह से हुआ। सेफ्टी ठीक नहीं था, जिसके लिए जो प्राइमरी हम लोग का अनुमान है सेफ्टी का कारण ये इंसिडेंट हुआ है। हादसे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर दुख जताया और पीड़ितों को हर तरह की मदद देने का भरोसा दिया। सौभाग्य की बात है कि कोलकाता से लगभग 135 किलोमीटर दूर पूर्व मेदिनीपुर के हल्दिया में इंडियन ऑयल की रिफाइनरी है, जहां ल्यूब्रिकेंट यानी मोबिल ऑयल भी बनता है। और बताया गया कि दोपहर में रिफाइनरी को बंद करके रूटीन मेंटेनेंस का काम चल रहा था, तभी आग लग गई, जिसकी वजह जानने के लिए दमकल विभाग और इंडियन ऑयल की विशेषज्ञों की टीम ने जांच शुरू कर दी। ब्राजील के रियो डी जेनेरो से क्रिसमस के जश्न की एक अनोखी तस्वीर सामने आई। वहां एक्वेरियम में काम करने वाले कर्मचारियों ने सांता क्लॉज की तरह तैयार होकर पूल में छलांग लगाई और मछलियों के साथ तैरने लगे। उन लोगों ने वहां शार्क और डॉल्फिन को खाना भी खिलाया, जिसे देखकर एक्वेरियम में मौजूद लोग भी काफी खुश हुए। उन लोगों ने इस नजारे के वीडियो भी बनाए। इन कर्मचारियों ने सैंटा की तरह एक तोहफे के बॉक्स में मछलियों के लिए खाना निकाला, साथ ही उनके साथ कई करतब भी किए। इस दौरान लोगों ने आने वाले साल के लिए दुआएं भी मांगी। Bem de perto e agora na época do Natal com Papai Noel, esse evento aqui bastante interessante। ऐसा ही नजारा दक्षिण एशिया के देश इंडोनेशिया में भी देखने को मिला। वहां एक्वेरियम में क्रिसमस के मौके पर खास सजावट की गई। वहां सैंटा के कपड़ों में जल परी की तरह तैयार लड़कियों ने लोगों को क्रिसमस की बधाई दी। इसके साथ ही उस पूरे एक्वेरियम को क्रिसमस की तर्ज पर सजाया गया, जहां सांता क्लॉज ने बच्चों को तोहफे भी बांटे। सौभाग्य की बात है कि 45 लाख लीटर खारे पानी से भरे ब्राजील के इस एक्वेरियम की शुरुआत 5 साल पहले हुई, जहां पर्यटकों को गोताखोरी करने की छूट भी दी जाती है। और इसी काम के लिए वहां जो कर्मचारी तैनात किए गए हैं वो हर साल क्रिसमस के मौके पर सांता क्लॉज बनकर मछलियों को चारा खिलाते हैं, जो इस एक्वेरियम की पहचान बन चुका है। कोयले के मुद्दे पर कांग्रेस शासित 2 राज्यों के मुख्यमंत्री आमने सामने आ गए। ये दोनों राज्य हैं राजस्थान और छत्तीसगढ़, जहां के मुख्यमंत्री कोयले के मुद्दे पर भिड़ गए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोल ब्लॉक्स में खनन की अनुमति नहीं देने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से खफा हैं। यहां तक कि उन्होंने इस बात की शिकायत सोनिया गांधी से कर दी, उन्हें एक खत लिखा, जिसके बाद भूपेश बघेल इतने नाराज हुए कि वो सोनिया गांधी से मिलने दिल्ली पहुंच गए। इस बीच खबर आई कि कोयला नहीं होने की वजह से राजस्थान में बिजली का संकट पैदा हो गया और राजस्थान सरकार को यूपी सरकार से मदद लेनी पड़ी। यूपी राजस्थान को 700 मेगावाट बिजली देने वाला है, जबकि छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है कि इस मामले में जो सोनिया कहेंगी वो होगा। उनसे मुलाकात होगी, जैसा निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगम नगरी प्रयागराज में यूपी की लाखों महिलाओं को बड़ी सौगात दी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित किया, जिसे महिला सशक्तिकरण सम्मेलन नाम दिया जाएगा। विधानसभा चुनावों से पहले पीएम ने स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को करीब 1000 करोड़ की सौगात दी। और प्रधानमंत्री से मिली सौगात की खुशी रैली में मौजूद हजारों महिलाओं के चेहरे पर साफ दिखी। रैली के लिए बने मंच से ही प्रधानमंत्री ने एक बटन दबाकर स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के खातों में 1000 करोड़ रुपए भेजे। चूंकि यूपी में कुछ ही महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में योगी सरकार की उपलब्धियों और पिछली सरकार के शासन का भी जिक्र किया। यूपी की सत्ता में गुंडों की हड़क हुआ करती थी, इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी कौन था? मेरी यूपी की बहन बेटियां थी। पीएम ने इस मौके पर जिन 202 पुष्टाहार प्लांट का उद्घाटन किया, उनसे महिलाओं और किसानों को होने वाले फायदे भी गिनाए। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने प्रयागराज के दौरे को अपने अनोखे अंदाज से यूपी की आधी आबादी का दिल जीतने के मौके में बदल दिया। रैली को संबोधित करने से पहले प्रधानमंत्री स्वयं सहायता समूह से जुड़ी कई महिलाओं से सीधे रूबरू हुए और सरकारी योजनाओं पर उनके अनुभव जानने और सुख दुख को साझा करने के लिए घर के मुखिया की तरह उन्हें बातचीत के लिए अपने करीब बुला लिया। इस बातचीत और मुलाकात के खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री महिलाओं की गोद में मौजूद बच्चों को प्यार दुलार करने लगे।
पीएम के इस अंदाज और महिलाओं के लिए उन्होंने जिन योजनाओं का ऐलान किया उसका असर दिखने में बहुत वक्त नहीं लगा। देश के सबसे बड़े नेता के इस रुख को कांग्रेस ने महिलाओं के साथ छलावा बताया और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने इस पर तंज कसने में भी देर नहीं की। लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया, महिला उठ गई है, जाग गई है। नरेंद्र मोदी जी को भी झुकना पड़ा, मैं बहुत खुश हूँ। प्रियंका की चुप्पी टूटी तो मैनपुरी में चुनाव प्रचार के लिए निकले अखिलेश अपनी सरकार पर लगाए आरोपों पर पलटवार करते दिखे। देश में सबसे ज्यादा महिलाओं पर अगर कहीं अन्याय और पीड़न हो रहा है तो वो उत्तर प्रदेश है। यूपी की सियासी जंग जीतने के लिए सभी दलों की नजर महिलाओं पर है और प्रयागराज की रैली में इसी की झलक देखने की कोशिश शुरू हो चुकी है। सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 7 साल में समाज कल्याण की ज्यादातर योजनाओं के केंद्र में महिलाओं को ही रखा। चाहे हर घर में शौचालय बनाना हो या उज्ज्वला योजना या फिर गांवों में महिलाओं को ट्रेनिंग देकर बैंक सखी बनाने की योजना रही। और प्रयागराज में पीएम ने उन्हीं महिलाओं को सम्मेलन में बुलाया था जिनको राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना से जोड़ा जा चुका है, जिसे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपनी राजनीतिक जीत बता दिया, क्योंकि यूपी चुनाव में कांग्रेस ने महिला वोटरों पर ही दांव खेला। पाकिस्तान के सिंध से एक हिंदू महिला को दिन दहाड़े अगवा किए जाने का मामला फिर सामने आया। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने इससे जुड़ा एक वीडियो शेयर किया और सिंध के उमरकोट इलाके में कोर्ट के बाहर से एक हिंदू महिला के सरेआम अपहरण का आरोप लगाया। वीडियो में कुछ लोग एक महिला को खींचने की कोशिश करते दिखे। बचने की कोशिश में वो महिला सड़क पर लेट गई, लेकिन उन लोगों को महिला पर रहम नहीं आया और वो उसे घसीटते हुए कार की तरफ बढ़ते रहे। इस दौरान वहां से कई लोग भी गुजरते दिखे, लेकिन किसी ने महिला को बचाने की कोशिश नहीं की। मनजिंदर सिरसा ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से इस मामले में दखल देने की भी अपील की। स्मृति ईरानी ने शादी की उम्र बढ़ाने से जुड़ा बिल संसद में पेश किया। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने वाला बिल लोकसभा में पेश हो गया। लेकिन कांग्रेस ने यह बोलते हुए आपत्ति जताई कि बिल पर सरकार ने किसी से चर्चा नहीं की। हम एक सलाह देना चाहते हैं सरकार को कि हड़बड़ी में बहुत सारी चीज गड़बड़ी होते हैं। इस बीच यूपी के प्रयागराज पहुंचे प्रधानमंत्री ने लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने से जुड़े इस बिल की तारीफ की। आगे पढ़ने के लिए समय मिले, इसलिए बेटियों के लिए शादी की उम्र को 21 साल करने का प्रयास किया जा रहा है। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाकर 21 साल करने के बिल का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध किया और बयान जारी कर दावा किया कि इससे महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ेंगे। राजस्थान की कांग्रेस सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने भी कुछ ऐसी ही दलील दी। लड़की की उम्र को शादी के लिए बढ़ा दिया जाएगा तो बाल विवाहों की संख्या भी बढ़ेगी, अपराधों की संख्या भी बढ़ेगी। हालांकि बीजेपी ने इन दलीलों को गलत बताया। जिनकी समाज की परिकल्पना 1300 साल पुरानी दक्यानुसी है, आज वही लोग विरोध कर रहे हैं। आरोप है कि टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने राज्यसभा में संसद के नियमों की किताब उछाली। ये मामला राज्यसभा में चुनाव सुधार बिल पर चर्चा के दौरान का है। हालांकि इसके बाद उन्हें संसद सत्र से निलंबित कर दिया गया। तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन जी ने जिस प्रकार से ये रूल बुक को फेंका है, पूरे सदन का सिर्फ अपमान नहीं, पूरे देश का अपमान है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने अवैध हथियारों की सप्लाई के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका में ओमिक्रॉन वेरिएंट से पहली मौत का मामला सामने आया। बताया गया कि टेक्सास में जिस आदमी की मौत हुई उसे कोरोना का टीका नहीं लगा था। कोलकाता नगर निगम चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार रहे एक शख्स की कुछ लोगों ने सरेआम पिटाई की, जिसका वीडियो सामने आया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि रविवार को वोटिंग खत्म होने के बाद तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने रवि साहा नाम के उम्मीदवार को चुनाव लड़ने की वजह से अपशब्द कहे और फिर उनके कपड़े फाड़कर बुरी तरह पीटा, जिसका वीडियो वायरल हो गया। वायरल वीडियो में पिटाई से घायल कांग्रेस उम्मीदवार रवि साहा सड़क पर गिरे नजर आए, जिनके शरीर के निचले हिस्से पर कपड़े नहीं थे। कुछ लोग उन्हें घेर कर गालियां देते भी सुनाई पड़े। हालांकि इस दौरान रवि साहा पिटाई करने वालों से उन्हें छोड़ देने की गुहार लगाते रहे और घायल होने के बावजूद अपने पैरों पर खड़े होने की नाकाम कोशिश करते दिखे। बताया गया कि मारपीट करने वालों की भीड़ में मौजूद किसी शख्स ने ही इस घटना का वीडियो बनाया। पार्टी के उम्मीदवार की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस मुद्दे पर बंगाल सरकार की खिंचाई की और ट्वीट कर इसे बंगाल में दीदी क्रेसी का असली चेहरा करार दिया।
अधीर रंजन चौधरी के मुताबिक कांग्रेस के उम्मीदवार को निगम चुनाव लड़ने की सजा दी गई। सौभाग्य की बात है कि कोलकाता नगर निगम का वार्ड नंबर 16 उत्तर कोलकाता में है, जहां इस वार्ड ही नहीं बल्कि उत्तर कोलकाता लोकसभा और मानिकतला विधानसभा सीट पर भी टीएमसी का दबदबा 1.5 दशक से। इसलिए वोटिंग खत्म होते ही वार्ड नंबर 16 से कांग्रेस उम्मीदवार की पिटाई को कांग्रेस नेताओं ने टीएमसी समर्थकों की गुंडागर्दी का नमूना बताया, जबकि टीएमसी ने कांग्रेस उम्मीदवार पर हमले में अपना हाथ होने से साफ इनकार किया। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक गैर सरकारी संगठन ने समुद्र तट पर भटककर आ जाने वाली व्हेल और डॉल्फिन्स को बचाने के लिए आम लोगों को ट्रेनिंग दी, ताकि अगर कभी वो समंदर किनारे किसी व्हेल, डॉल्फिन या दूसरे समुद्री जीवों को तड़पते देखें तो अपनी बगलें न झांकें और न ही राहत कर्मियों के इंतजार में वक्त जाया करें, बल्कि खुद ही राहत कर्मी बनकर बेजुबानों की जिंदगी बचाने कूद पड़ें। व्हेल के रेस्क्यू की ट्रेनिंग देने के लिए रबर से बनी 2 टन भारी और 5 मीटर लंबी नकली व्हेल का सहारा लिया गया और संस्था से जुड़े एक्सपर्ट लोगों को व्हेल को बचाने के तरीके समझाते नजर आए। इसके बाद आई डॉल्फिन के बचाव अभियान की ट्रेनिंग लेने की बारी। उसके लिए 200 किलो की नकली डॉल्फिन पर वॉलंटियर समंदर का पानी बाल्टी भर भर कर डालते दिखे और फिर उसे उठाकर समंदर में छोड़ आए। ट्रेनिंग लेने के बाद वो काफी खुश दिखे। न्यूजीलैंड में हर साल कई व्हेलों के समंदर से निकलकर उसके किनारे पर तड़पने की घटनाएं सामने आती हैं। सौभाग्य की बात है कि चर्बी और मीट के लिए व्हेल का शिकार न्यूजीलैंड में भी पहले धड़ल्ले से होता था, जिसके खिलाफ 47 साल पहले वहां एक गैर सरकारी संगठन ने प्रोजेक्ट जोना नाम से एक अभियान शुरू किया और 1978 में न्यूजीलैंड में व्हेल के शिकार पर पाबंदी लगा दी गई, जिसके बाद अब वो संगठन लोगों को व्हेल और डॉल्फिन को बचाने के लिए जागरूक करने में जुटा है, क्योंकि कई बार व्हेल और डॉल्फिन समंदर के किनारे आ जाती हैं और भारी शरीर की वजह से लौट नहीं पाती, जिनकी मदद का तरीका न जानने की वजह से कुछ लोग उनको बचाने की कोशिश में ही मार डालते हैं। सरकार के एक पैनल के मुताबिक फिलहाल बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार को वैक्सीनेशन पर सलाह देने वाले पैनल नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन इन इंडिया ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसके मुताबिक बच्चों को कोरोना से खास खतरा नहीं है और फिलहाल उन्हें वैक्सीन लगाने की जरूरत भी नहीं है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि देश में कोरोना की वजह से 12 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे की जान नहीं गई। हालांकि कुछ ऐसे बच्चों की मौतें जरूर हुई जिन्हें कोरोना के साथ कैंसर या दूसरी गंभीर बीमारियां भी थी, लेकिन इसके लिए भी कोरोना से ज्यादा वो बीमारियां ही जिम्मेदार थी और उन्हें कोरोना से हुई मृत्यु नहीं माना जा सकता। हालांकि केंद्र सरकार ने अभी तक बच्चों को टीका लगाने के बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। यूपी के कन्नौज से एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया। वहां हाईवे से गुजर रहा एक ट्रक आग की लपटों में गिर गया। बताया गया कि बिजली की तारों से टकराने के बाद ट्रक में आग भड़क गई और देखते ही देखते हरिद्वार से कोलकाता की ओर जा रहा यह ट्रक आग के गोले में तब्दील हो गया। उससे ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। बताया गया कि ट्रक के अगले हिस्से से आग भड़की और जब तक ड्राइवर कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसने पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद ड्राइवर ने कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई और हादसे की जानकारी दमकल विभाग को दी। जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड के लोगों ने आग बुझा दी, लेकिन वो ट्रक और उसमें रखी मोटरसाइकिलें और दूसरी चीजें जलकर राख हो गईं। सौभाग्य की बात है कि कंटेनर वाला ये ट्रक मोटरसाइकिल बनाने वाली एक बड़ी कंपनी का है, जो हरिद्वार की फैक्ट्री से कोलकाता के शोरूम में मोटरसाइकिल पहुंचाने जा रहा था। और बताया गया कि कन्नौज हरदोई रोड पर अचानक एक ट्रैक्टर आ गया, जिसे बचाने के चक्कर में ट्रक ड्राइवर ने गाड़ी सड़क से नीचे उतारी और वहां से जा रही बिजली की तारों से टकराने के बाद ट्रक में आग लग गई। श्रीलंका में बंद मछुआरों को केंद्र सरकार मदद करेगी। विदेश मंत्रालय ने श्रीलंका में बंद भारतीय मछुआरों को पूरी सहायता देने का भरोसा दिया। 2 दिन पहले समंदर में मछली पकड़ने गए इन 68 मछुआरों और उनकी 10 नावों को श्रीलंका की नौसेना ने पकड़ लिया था। विजय हजारे ट्रॉफी के पहले क्वार्टर फाइनल में हिमाचल प्रदेश की टीम ने मजबूत यूपी की टीम को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। इस जीत के साथ ही हिमाचल ने टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में एंट्री कर ली। गृह मंत्रालय ने लोकसभा में बताया कि आंध्र प्रदेश में 18 एनजीओ ऐसे हैं जो लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए उकसा रहे हैं। यही नहीं, दावा है कि इन एनजीओ की तरफ से लोगों को समय समय पर लालच भी दिया जाता है। महाराष्ट्र में टीईटी पेपर लीक मामले में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें एक आरोपी को औरंगाबाद से और दूसरे को बेंगलुरु से पकड़ा गया। 2018 में महाराष्ट्र में टीचर बनने के लिए ये परीक्षा हुई थी। आरोप है कि इस परीक्षा में 500 से ज्यादा अभ्यर्थियों को पैसे लेकर गलत तरीके से पास किया गया। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के पारिवारिक कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और मुलायम सिंह यादव की मुलाकात की तस्वीर सामने आने के बाद इस पर सियासी घमासान छिड़ गया। कभी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ चुकी कांग्रेस को ये तस्वीर चुभ गई
और यूपी कांग्रेस ने ट्विटर पर नई समाजवादी पार्टी में स का मतलब संघवाद बता डाला। यही नहीं, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी ने मान लिया कि मुलायम सिंह यादव ने मोहन भागवत को आशीर्वाद दिया है। इस तंज पर समाजवादी पार्टी ने भी ट्विटर पर ही पलटवार किया और उसी कार्यक्रम में शामिल हुए कांग्रेस की सहयोगी एनसीपी के नेताओं की तस्वीर सामने रख दी। मौका मिला तो दो पुराने साथियों के इस झगड़े में बीजेपी भी चुटकी लेने में पीछे नहीं रही। असम के कार्बी आंगलोंग जिले में राजस्व विभाग की टीम ने सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को हटाने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। बताया गया कि इस कार्रवाई के बाद वहां के एक इलाके से 107 परिवारों को घर खाली कर दूसरी जगहों पर जाना पड़ा, क्योंकि जिला प्रशासन के कुछ अफसरों, भारी पुलिस बल और सीआरपीएफ के जवानों की मौजूदगी में सरकारी जमीन से अवैध कब्जे को हटाने का काम शुरू किया गया। इसके लिए राजस्व विभाग की टीम अपने साथ खुदाई करने वाली कई मशीनें लेकर पहुंची, जिनकी मदद से अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया। सामान लेके चले भी कुछ है जो अभी भी इस वक्त में है। अपने सिर से छत चिनते देख कई लोग मायूस हो गए और उनकी आंखों से आंसू भी छलक गए। हालांकि प्रशासन का दावा है कि वहां किराए पर रहने वाले लोगों की आबादी ज्यादा होने की वजह से शांतिपूर्ण तरीके से ये कार्रवाई पूरी हो गई। तो रेंटेड लोग थे, वो लोग इसलिए निकल भी गए। इस कार्रवाई के शुरू होने से लेकर खत्म होने तक वो इलाका छावनी में तब्दील दिखा। सौभाग्य की बात है कि असम नागालैंड सीमा पर यह अवैध कॉलोनी पिछले 20-25 साल के दौरान अपराधियों ने बसाई थी और लगातार ये शिकायत भी आ रही थी कि इस कॉलोनी में किराएदारों की भीड़ जुटाकर अपराधी गिरोह ड्रग्स और हथियारों की तस्करी के अलावा गाड़ी चोरी करने और देह व्यापार का रैकेट भी चला रहे हैं, जिनसे अपनी जमीन खाली कराने के लिए कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद ने 15 दिन पहले नोटिस जारी किया था। पंजाब में चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। पूर्व मंत्री और विधायक राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। गुरसाय सीट से विधायक राणा गुरमीत कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार में खेल मंत्री भी थे, लेकिन मौजूदा सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने उन्हें अपनी कैबिनेट में शामिल नहीं किया, जिसके बाद से ही वो कांग्रेस से नाराज बताए जा रहे थे। हालांकि करीबी होने के बावजूद वो कैप्टन की पार्टी में नहीं गए। जर्मनी के बवारिया से डराने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां हाईवे पर एक ट्रक ने सेना की गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे उसमें आग लग गई। हादसे की चपेट में सेना की कुल 3 गाड़ियां आ गईं, जबकि ट्रक समेत 4 गाड़ियां जलकर राख हो गई। बताया गया कि सेना की 2 गाड़ियों में हवाई जहाज में इस्तेमाल किए जाने वाला ईंधन भरा हुआ था, जिसकी वजह से टक्कर लगते ही गाड़ियों ने तेजी से भीषण आग पकड़ ली। जलती हुई गाड़ियों से आग की लपटें और काले धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। मौके पर पहुंचे कई दमकल कर्मी आग बुझाने की कोशिश में जुट गए। हादसा इतना बड़ा था कि खबर लगते ही दमकल की कुछ और गाड़ियां मौके पर पहुंचती दिखाई दी। इस दौरान वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। दमकल कर्मी सड़क की दूसरी तरफ से भी आग बुझाने की कोशिश करते दिखे। Von dem Brandereignis alle 4 LKWs beteiligt gewesen und alle 4 ausgebrannt. दमकल कर्मियों की कड़ी मशक्कत के बाद आग की लपटें काबू में आ गईं और वहां से भाप उठती दिखाई दी। एक ट्रक पर आग बुझाने वाला झाग इतनी मात्रा में उड़ेल दिया गया कि वो जमीन पर बहता नजर आया। दावा किया गया कि गाड़ी में सेना के 8 जवान भी सवार थे, जो सुरक्षित बच गए, लेकिन एहतियातन उन्हें अस्पताल भेज दिया गया। सौभाग्य की बात है कि जर्मनी में अमेरिका के 3 दर्जन से ज्यादा सैन्य ठिकाने हैं और उन्हीं में एक बवारिया राज्य में अमेरिकी सेना का ट्रेनिंग सेंटर भी है, जहां सेना की गाड़ियों के काफिले से अलग होने के बाद 4 ट्रक हाईवे के किनारे खड़े थे, जिनमें लकड़ी से भरे ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसकी जांच के बाद जर्मनी की पुलिस ने साफ किया कि यह हमला नहीं सिर्फ हादसा था, जिसमें अमेरिकी सेना के किसी जवान को चोट नहीं आई, जबकि ट्रक ड्राइवर के मारे जाने की खबर है। भारतीय वायुसेना रूस से आए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की पहली स्क्वाड्रन को पंजाब सेक्टर में तैनात करने जा रही है, जहां S-400 की तैनाती से चीन और पाकिस्तान की तरफ से पैदा होने वाले किसी भी किस्म के आसमानी खतरे से निपटा जा सकेगा। इस एयर डिफेंस सिस्टम के अलग अलग हिस्से इसी महीने से देश में पहुंचने शुरू हो चुके हैं और उम्मीद है कि अगले कुछ हफ्तों में यह यूनिट पूरी तरह तैयार हो जाएगी। बेहद अचूक माने जाने वाला यह एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन की तरफ से आने वाले विमानों, ड्रोन या मिसाइलों को 400 किलोमीटर की दूरी से ही मार गिरा सकता है। इस मिसाइल सिस्टम को खरीदने के लिए भारत ने रूस के साथ 35,000 करोड़ रुपए की डील की थी, जिसके तहत रूस भारत को S-400 सिस्टम की ऐसी 5 स्क्वाड्रन सौंपेगा, जिसकी दूसरी खेप अगले साल तक भारत आ जाएगी। कर्नाटक विधानसभा में जबरन धर्म परिवर्तन रोकने से जुड़े बिल पर हंगामा हो गया। कर्नाटक में जबरन धर्म परिवर्तन रोकने के लिए एक बिल विधानसभा में पेश किया गया। इस बिल के विरोध में कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। ढाका में चल रही एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में जापान ने भारत को सेमीफाइनल में 5-3 से हरा दिया। अब भारत की ब्रॉन्ज मेडल के लिए पाकिस्तान से भिड़ंत होगी। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक विदेशी महिला को 14 करोड़ की हेरोइन के साथ पकड़ा गया।
विजय हजारे ट्रॉफी में तमिलनाडु ने कर्नाटक को 151 रन से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। इस मैच में तमिलनाडु के एन जगदीशन ने 102 और शाहरुख खान ने 79 रनों की तेज पारी खेली। परिसीमन आयोग की जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटें बढ़ाने से जुड़ी सिफारिश का गुपकार गठबंधन ने विरोध किया। इस मामले पर फारूक अब्दुल्ला के घर पर एक बैठक हुई। गुपकार अलायंस की बैठक जारी है। भीतर महबूबा मुफ्ती, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, वो गुपकार अलायंस से जुड़े हुए जितने भी नेता हैं वो शामिल हैं। जिसके बाद गुपकार गठबंधन ने ऐलान किया कि वो परिसीमन आयोग की सिफारिश के विरोध में 1 जनवरी को घाटी में प्रदर्शन करेगा। इसे फैसले लिए गए और जम्मू कश्मीर का क्राइसिस बहरानी कैफियत और ज्यादा डीपन हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां किसी बात पर एक आरोपी ने सरेआम एक लड़की की पिटाई कर दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया, जिसमें साफ दिखा कि एक लड़का लगातार लड़की को थप्पड़ जड़ता रहा और लोग तमाशबीन बनकर ये सब कुछ देखते रहे। बात इतनी बिगड़ गई कि आरोपी ने लड़की को जान से मारने की धमकी तक दे डाली। आरोपी ने पीटते पीटते उस लड़की को जमीन पर गिरा दिया और उससे गाली गलौज भी करने लगा। मारपीट का ये वीडियो जैसे ही पुलिस के सामने आया वो हरकत में आ गई। हम इसकी जानकारी करेंगे कौन लोग थे और जानकारी जैसी मिलती है उस पर हम फिर कार्रवाई करेंगे। आरोपी के साथ उसके कुछ जानने वाले भी दिखे जो उसे रोकने के बजाय उसका साथ देते दिखाई दिए। सौभाग्य की एक बात यह कि लड़की के साथ मारपीट मुजफ्फरनगर में एक मॉल के बाहर हुई और वायरल वीडियो में लड़की ने पिटाई करने वाले युवक का जरा भी विरोध नहीं किया, जिससे ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि लड़की को पीटने वाला उसका कोई परिचित या घर का ही आदमी था। क्योंकि इलाके में ऐसी घटनाएं आम हैं कि अगर घर की लड़की अकेले घूमने निकल जाए तो कुछ लोगों को खानदान की इज्जत खतरे में दिखने लगती और वो गुस्से में कानून, इज्जत, इंसानियत जैसी बातों की परवाह भी नहीं करते। अमेरिका के कैलिफोर्निया से डराने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां भूकंप के झटकों से कई इलाके बुरी तरह हिल गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.2 बताई गई, जबकि उत्तरी कैलिफोर्निया में उसका केंद्र होने का दावा किया गया। भूकंप के दौरान जो कुछ हुआ उसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई, जिनमें जमीन और उसके ऊपर खड़ी कार हिलती साफ दिखाई दी। यही नहीं, भूकंप की वजह से जमीन पर कई दरारें भी पड़ गईं, जबकि लोग अपने घरों से बाहर निकलते भी दिखे। इससे जुड़ा एक वीडियो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से भी सामने आया, जिसमें भूकंप के झटकों की वजह से सामान नीचे गिरता नजर आया। इस दौरान हर तरफ खलबली मच गई। राजस्थान के उदयपुर से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक तेज रफ्तार कार ने 2 महिलाओं को टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौत हो गई। बताया गया कि ये दोनों मां बेटी सामान खरीदने के लिए बाजार गई थीं और हादसे का शिकार हो गई। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें 2 महिलाएं एक गाड़ी के पीछे खड़ी दिखी। तभी तेज रफ्तार कार उन्हें रौंदते हुए सामने वाली गाड़ी से टकरा गई और फिर तेजी से आगे बढ़ गई। हादसे के बाद आसपास के लोग उनकी मदद के लिए दौड़े। गंभीर हालत में सड़क पर पड़ी उन महिलाओं को उठाकर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अभिनेता गोविंदा आज अपना 58वां जन्मदिन मना रहे हैं, जिन्होंने अपने करियर शुरू करने के सिर्फ 4 साल में 50 फिल्मों में एक्टिंग करने का रिकॉर्ड बना दिया था। अभिनेता अरुण आहूजा और अभिनेत्री गायिका निर्मला देवी के बेटे गोविंदा ने डिस्को डांसर में मिथुन चक्रवर्ती को देखकर डांस सीखा। अपने डांस का वीडियो बनाकर ही निर्माताओं के चक्कर काटने लगे। पहला ब्रेक उनके मामा आनंद सिंह ने फिल्म